आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो उत्तर प्रदेश में हंगामा किया उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन उसके पहले 10 बड़ी खबरें। राफेल डील पर घमासान और तेज हो गया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक और इल्जाम जड़ दिया। उन्होंने कहा कि एक ईमेल सामने आया है जिसमें साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी डील में मिडिलमैन की तरह काम कर रहे थे। देश की सुरक्षा और डील की गोपनीयता भंग हुई, लिहाजा पीएम पर आपराधिक केस चलना चाहिए। राहुल के वार पर मोदी सरकार ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राफेल पर राहुल के झूठ को बेनकाब करेंगे। राहुल गांधी कॉर्पोरेट लॉबी के तहत काम कर रहे हैं। मिशन 2019 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई हैं। आज लखनऊ में प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल की सीटों को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि पहले चरण में उन सीटों को शामिल किया गया जहां कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 में बेहद खराब रहा। लेकिन प्रियंका गांधी से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम यूपी कांग्रेस मुख्यालय में जमा हो गया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि सुरक्षा कर्मियों को हालात संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस महासचिव से मुलाकात न हो पाने से कई कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज भी नजर आए। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित किया। रैली में पीएम ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर हमला किया कि मेरा विरोध करने के लिए सफाई अभियान पर मजाक बनाया गया। पीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन से नहीं चूकेंगे। दूसरी तरफ अमित शाह ने आज गुजरात में चुनावी अभियान का आगाज किया। शाह ने मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान को हरी झंडी दिखाई। संसद में आज एक बार फिर अफरा तफरी जैसा माहौल पैदा हो गया। संसद की सुरक्षा गेट से एक कार के टकराने के बाद सुरक्षा बल हरकत में आ गए। बूम बैरियर के टकराने के बाद वहां हूटर बजने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा बल अलर्ट पर आ गए। उन्होंने हथियारों के साथ पोजीशन ले ली। बाद में पता चला कि वो कार मणिपुर के एक सांसद की थी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के करोल बाग के होटल अर्पित में भीषण अग्निकांड में कई जिंदगियां जिंदा जल गई। सुबह करीब 4 बजे तक भीषण लपटें उठी थी। तब लोग इमारत से छलांग लगाकर जिंदगी बचाने पर मजबूर हुए। इस भीषण आग में होटल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। ग्राउंड जीरो तक दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगा। बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना देने में देरी हुई, जिससे आग चारों ओर फैल गई। दिल्ली सरकार ने घटना की जाँच के आदेश दे दिए हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पूर्व अंतरिम चीफ नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मामले में कोर्ट की अवमानना का सामना कर रहे नागेश्वर के माफीनामे को कोर्ट ने खारिज कर दिया और चीफ जस्टिस ने नागेश्वर राव पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा, आज जब तक कोर्ट की कार्रवाई चलेगी तब तक नागेश्वर राव और दूसरे अधिकारियों को अदालत के कॉर्नर में बैठना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सीबीआई जाँच में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जाँच टीम में शामिल किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी नागेश्वर राव ने जाँच टीम के चीफ सीबीआई अधिकारी AK शर्मा का 17 जनवरी को तबादला कर दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी का खात्मा कर दिया। 2 घंटे चली मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। सर्च ऑपरेशन में घिरे आतंकवादी को बचाने के लिए पत्थरबाजों का गैंग उतरा। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की गई। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी को ढाल बनाकर मौके से आतंकी भागने में कामयाब हो गए। कश्मीर घाटी में पाक परस्त ताकतें अक्सर आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजों को मोहरा बनाती आई हैं। भागे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भारतीय सेना ने किया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के एक से बढ़कर एक टैंक शामिल हुए। अहमदनगर के केके रेंज में टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल की गर्जना थी। इस वॉर एक्सरसाइज में T-90 भीष्म टैंक, अजय और अर्जुन के साथ ही फाइटर प्लेन चेतक ने भी युद्धाभ्यास किया। अजय और अर्जुन टैंक 5000 मीटर की दूरी से सटीक निशाना लगा सकते हैं और इसी खासियत की वजह से इन्हें हंटर किलर कहा जाता है। हिंदुस्तान के योग मंत्र की धूम दुनिया में है। योग आसनों की ताकत का लोहा ब्रिटेन भी मानता है। इसी कड़ी में ब्रिटेन में बड़ी पहल शुरू की गई है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में माइंडफुलनेस नाम का एक विषय जोड़ा गया है। इसके तहत उन्हें प्राणायाम सिखाया जाएगा। इससे उनका मन शांत रहेगा। इस विषय के तहत उन्हें आराम करने और होशियार बनने की तकनीक भी सिखाई जाएगी। इसे शुरुआती तौर पर देश भर में 370 स्कूलों से शुरू किया जा रहा है। ब्रिटेन के साथ पूरे इंग्लैंड भर में योग कैंप लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। बढ़ते तापमान के बीच यहाँ रहने वाले जीव खाने की तलाश में अब रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। रूस के दूरदराज के कुछ इलाकों में पोलर बियर दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं जहां पोलर बियर ने लोगों पर हमला कर दिया। इसी के बाद से नोवा जिमिया द्वीप समूह पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यहाँ करीब दर्जन भर भालू देखे गए हैं। इस इलाके में ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। राइब आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में पावर पॉलिटिक्स स्पष्ट तौर से आज सड़कों पर दिखाई दिया।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव की ये तस्वीरें, जहां पर जो बवाल मचा वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि क्या हुआ। दरअसल अखिलेश यादव प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ गया। एक एडीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जिस तरह से झटके से रोकने की कोशिश की, उसके बाद अखिलेश यादव के डीएसपी ने एडीएम के साथ जो बदतमीजी की वो भी अभी आपके कैमरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और फिर क्या था, मौका और दस्तूर देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पूरा बवंडर और बवाल मचाया वो अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक नई मिसाल साबित कर रहा है। अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश हुई तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन ये हंगामा क्यों बरपा, इस कहानी को समझने के लिए इन तस्वीरों को जरा गौर से देखते जाइए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रयागराज जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके साथ सिक्योरिटी का दस्ता था। ब्लेजर पहने हुए अखिलेश की सुरक्षा में तैनात इस सिक्योरिटी अफसर का नाम है आरके सिंह, जो डिप्टी एसपी रैंक के अफसर हैं। और ये हैं शर्ट के ऊपर वेस्टकोट पहने हुए लखनऊ पूर्वी के एडीएम वैभव मिश्रा। एडीएम वैभव मिश्रा अखिलेश यादव को सरकारी फरमान का हवाला देकर एयरपोर्ट के अंदर जाने से रोक रहे थे। अखिलेश यादव उन्हें दस्तावेज दिखाने को कहते हैं। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो अखिलेश थोड़े नाराज। ये नहीं, कागज प्रिंट आउट दिए इसलिए मैं प्रिंट आउट लाया हुई। देखिए प्रिंट आउट क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री के इतना कहते ही उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी अफसर आरके सिंह फौरन एक्शन में आ गए। तस्वीरों में वो एडीएम को धक्का देते भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या एडीएम वैभव मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कोई खतरा थे, जो उनके साथ सिक्योरिटी अफसर ने ऐसा बर्ताव किया। बड़ा सवाल ये भी कि एडीएम वैभव मिश्रा अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, फिर अखिलेश के सिक्योरिटी अफसर ने जिस तरह उन्हें रोका, क्या वो एक सरकारी अधिकारी के काम में दखलंदाजी नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि इतना हंगामा क्यों बरपा, जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ गई। दरअसल पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लखनऊ से प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन योगी प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर उनकी इस यात्रा को रोक दिया और इसी के बाद समाजवादी हंगामा शुरू हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कौन सही कौन गलत ये कह पाना तो जरा मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर कानून व्यवस्था का हवाला देकर अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोकने की बात कही जा रही थी, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव के सिक्योरिटी अफसर के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस तरह की वो व्यवहार कर सकते हैं? सरकारी काम में दखल देने का मतलब है कि आप आईपीसी यानी कि इंडियन पुलिस एक्ट की धारा 332 के तहत मामला बनता है। गैर जमानती धारा है ये, और इसके साथ साथ बड़ी बात ये निकल कर आती है कि 3 साल की सजा भी हो सकती है। सिक्योरिटी अफसर ने जिस तरह से एडीएम के कामकाज में दखल देने की कोशिश की, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आज वो तमाम अधिकारी जो किसी न किसी नेता के साथ जुड़कर काम करते हैं, वो नेता के साथ अपनी ज्यादा वफादारी निभाते हैं, लेकिन सरकार के कामकाज की अनदेखी करते हैं। और क्या ऐसा होना चाहिए? जाहिर सी बात है, इस बात पर अखिलेश यादव और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपस में भिड़े, और ये एक ऐसी भिड़ंत है जिसने राजनीति को एक अलग चरम पर पहुंचा दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहाँ पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहाँ पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था। और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैलाने जा रहे थे, इलाहाबाद में हिंसा फैलाने जा रहे थे, और समय समय पर सदन में भी उनकी भाषा सुनी है हमारे माननीय सदस्यों ने। उनकी भाषा है ठोकने वाली। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका इनकाउंटर कर दो। ये भाषा और ये व्यवहार है सरकार का।
अखिलेश यादव बड़े पैमाने पर हमलावर रहे और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिरकार सरकार ने दलील क्या प्रस्तुत की अखिलेश यादव की यात्रा को रोकने के लिए। सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है क्योंकि अराजक तत्वों को वहां पर मौका मिल जाएगा और वो खुद आगे बढ़कर कानून को हाथ में ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने भी इस बारे में सरकार से अनुरोध किया था कि अखिलेश यादव की यात्रा को रोका जाए। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि दौरे की वजह से छात्र गुटों में विवाद बढ़ सकता है, जिसकी वजह से वहां स्थिति खराब हो सकती है। छात्र संघ के शपथ ग्रहण में जा रहे थे अखिलेश यादव और प्रशासन ने प्रयागराज के दौरे को टालने की अपील पहले ही की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इस अपील को नहीं माना था। जाहिर सी बात है कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के तमाम नेताओं को चुनाव प्रचार करने का मौका ही देना नहीं चाहता। ठीक वैसे ही आपने सोचा कि यह पूरा का पूरा हंगामा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए अब आपको दिखाते हैं संसद के गलियारे में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विजय गोयल और राम गोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दोनों के बीच में तू मैं कैसे हुई। यह अपने आप में बताती है कि आज हमारे राजनीतिक दलों में विरोध और वैमनस्य की स्थिति कितनी व्यक्तिगत हो चुकी है। वो तो सॉल्व हो गया है। वो तो क्या सॉल्व हो गया है? वो तो हल हो गया ना। अरे आप क्यों लोगों को गुमराह करते हो? जैसे मोदी जी करते वैसे तुम भी करने लगे। हम सोचे सदन आज बिल्कुल ठीक सुचारू रूप से चल ही रहा था। हाँ। आपके वहाँ का जो मुख्यमंत्री मूर्खता कर रहा है तो उसका झेलना पड़ेगा ही। हुआ क्या? अच्छा, अगर हम कुंभ में जाएं तो हमें रोक लोगे कैसे? आपका तो कुंभ पे अधिकार है पूरा। तो फिर वो वही तो जा रहा था प्रयागराज, तो हमारे साथ चले, उनको कहें क्यों चले? आपको प्रोटेक्शन, हम जब चाहेंगे तो सब पुलिस को तोड़ मोड़ के चले जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से संसद के गलियारे में भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसा लगता है कि तथाकथित तौर पर महागठबंधन का असर संसद में भाईचारे पर भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में आज दिन भर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सियासी गदर मचाकर रखा था। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर कई जगहों तक अखिलेश यादव को जब जाने से रोका गया तो ये दो तस्वीरें आप देखिए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी जमकर किया है और इसमें अखिलेश यादव के समर्थक धर्मेंद्र यादव के सर पर लाठी की वजह से काफी गहरी चोट भी आई है, जो तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पूरे मामले पर पूरे राज्य भर में लगातार इसको विरोध प्रदर्शन के तौर पर सामने रखा गया और इस मामले को आज ही छोड़ा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है ये मामला कल भी चलेगा। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस पूरे मामले को एक तरफ जहां अखिलेश यादव भुनाना चाहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था का हवाला देकर समाजवादी पार्टी को अराजक घोषित करना चाहती है। मैं समझता हूँ देश की लोकतंत्र की इससे बड़ी कोई दूसरी हत्या नहीं हो सकती। बल प्रयोग किया है पुलिस ने, जबरदस्ती बहुत मारे हैं, साथी बचा होगा। देखिए पीछे देखिए, जिसके ऊपर खून खच्चर, गोलियां और लाठियां न पड़ी हो। अगर आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ है ये अखिलेश यादव के साथ अपने आप में पहली बार हुआ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2015 में रोका था। जी हां, 2015 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ में जाने की इजाजत योगी आदित्यनाथ को नहीं दी गई थी। अखिलेश सरकार ने उस वक्त योगी को प्रयागराज की सीमा पर ही रोक दिया था। योगी आदित्यनाथ उस वक्त सांसद हुआ करते थे। कानून व्यवस्था के खराब होने का हवाला दिया गया था और योगी ने सरकार की बात मानी, प्रयागराज नहीं गए, कोई बवाल उस वक्त नहीं मचा था। लेकिन आज बवाल मचा है क्योंकि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि चुनाव का मौका है और ऐसे में कुछ चूकना नहीं चाहिए। लाख टकी की बात क्या है, आइए अब आपको यह बता दें, क्योंकि इस पूरे मामले में, इस पूरे फसाद में जो मूलकर बात सामने निकल कर आ रही है कि अगर प्रशासन को लगता है कि किसी भी बड़े गणमान्य व्यक्ति के आने से मामला हाथ से फिसल सकता है, तो ऐसे में अखिलेश यादव को रुकना चाहिए था। अखिलेश यादव खुद प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जानते हैं कानून व्यवस्था को बहाल रखना कितना मुश्किल है। ऐसे में अखिलेश यादव की सुरक्षा में जुटे अधिकारी के गुस्से की बात अपने आप में नाजायज है, क्योंकि एडीएम महज अपना काम कर रहे थे और एडीएम को रोकना सरकारी कामकाज में दखल की बात से कम नहीं मानी जा सकती। और आइए अब आपको दिखाते हैं रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आज क्या हुआ। कांग्रेस का सुप्रीम परिवार और सवाल।
पहले दिल्ली में हुई मैराथन पूछताछ, फिर जयपुर में तलब हुआ वाड्रा परिवार। ईडी में मां के साथ रॉबर्ट वाड्रा की हाजिरी। रॉबर्ट वाड्रा का इमोशनल कार्ड। रॉबर्ट वाड्रा ने आज दरअसल अपना इमोशनल कार्ड खेला, लेकिन इससे पहले कि उनके इमोशनल कार्ड यानी कि उनकी मां के बारे में तमाम बातों को आपने सामने रखें, आपको बताना चाहते हैं कि आज दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के साथ क्या क्या हुआ। रॉबर्ट वाड्रा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जयपुर में आज 9 घंटे तक पूछताछ की है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जब वहां मौजूद थी और पूछताछ चल रही थी तो बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर खड़े होकर तमाम तरह के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही थी। इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि सुबह 10:30 बजे रॉबर्ट वाड्रा यहां पूछताछ के लिए पहुंचे थे और शाम 8:30 बजे दफ्तर से बाहर निकले हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। यह भी बताया जा रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे उन्हें फिर बुलाया गया है ताकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम अधिकारी बीकानेर लैंड मामले में उनसे एक बार फिर पूछताछ करेंगे। और आइए आपको दिखाते हैं रॉबर्ट वाड्रा से किस तरह के सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में कितने डायरेक्टर हैं। ये तमाम जानकारी हमारे पास मौजूद है, यानी कि न्यूज नेशन के पास मौजूद है। रॉबर्ट वाड्रा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछा कि आप स्काईलाइट इंडस्ट्रीज में कब से डायरेक्टर हैं, स्काईलाइट क्या क्या काम करती है, ये जानकारी भी उनसे पूछी गई। कंपनी के बैंक खाते किस किस बैंक में है, ये भी जानने की कोशिश की गई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। आप किस बैंक में, किस ब्रांच में आपके कितने अकाउंट हैं, यह भी जानने की कोशिश की गई और इस पर भी सवाल पूछे गए। स्काईलाइट के पास कुल कितनी जमीनें हैं और स्काईलाइट का जमीनी कारोबार क्या क्या है, यह तमाम जानकारी पूछी गई। स्काईलाइट की कितनी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की बात है, यह भी जानने की कोशिश की गई। उन कंपनियों के नाम क्या है, यह भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार बचाव में रॉबर्ट वाड्रा के वकील क्या कह रहे हैं। इंटरोगेशन किए, सुबह 10:30 बजे पहुंचे थे। अभी आपको समय मालूम है, करीब 8 या 9 घंटा उनका इंटरोगेशन चला। जितना भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, हर एक का उन्होंने सही जवाब दिया है। टोटल कितने क्वेश्चन सर, कितने प्रश्न थे जो पूछे गए? क्वेश्चंस का नंबर हम नहीं बता सकते, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। उनको कल भी बुलाया गया है, वो आएंगे 10:30 बजे। उनकी मदर भी आज आई थी ऑन द रोड। पते की बात यह है कि क्या आज तक कभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई के दफ्तर के बाहर इस तरह से राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी आपने कभी सुनी? नहीं सुनी। क्या आपने दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यह नारेबाजी सुनी? नहीं सुनी। आपने इस नारेबाजी को कहां सुना? आप इस नारेबाजी को जयपुर में सुन रहे हैं, जहां पर राज्य में कांग्रेस की सरकार है। तो क्या बचाव नहीं किया जा रहा तथाकथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का? आइए अब आपको बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा से किस मामले में आज पूछताछ की गई है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कई तरह के आरोप हैं। जयपुर के ईडी के अधिकारी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी क्या गलत तरीके से जमीन खरीद रही है। बीकानेर में 275 बीघा जमीन खरीद का यह मामला है, जिसका सौदा 72 लाख रुपए में किया गया था। आरोप यह है कि इसे 3 साल बाद तकरीबन 5.15 यानी कि 5 करोड़ 15 लाख रुपए में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया गया। राजस्थान में इससे पहले वसुंधरा राजे की सरकार ने जांच की शुरुआत की थी। 2014 में जमीन सौदों को लेकर 16 मामले दर्ज किए गए थे। 4 मामलों में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर आरोप है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है। एक तरफ जो हमने अभी आपको दिखाया, कांग्रेस के कार्यकर्ता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर जयपुर में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नारेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक के जरिए अब सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर यह लिखा है कि उनकी 75 साल की मां को जानबूझकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट परेशान कर रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी मां से तरह तरह के सवाल पूछा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। मां की बात जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में करते ही हम हिंदुस्तानियों का दल ऐसे ही पिसट जाता है। तो ऐसे में क्या रॉबर्ट वाड्रा अपनी मां की बात को सामने रखकर अपने लिए सिंपैथी वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? उनका यह कहना है कि एक वरिष्ठ नागरिक के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई अपराधी हो। 3 लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं।
कार हादसे में पहले ही बहन और उसके बाद भाई और पिता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उनकी मां के साथ जो कुछ किया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, उन्हें लगता है कि उन्हें डराने और धमकाने के साथ साथ उन्हें एक तरह से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि रॉबर्ट वाड्रा टूट जाएं। हम आपके सामने एक बात और रखना चाहते हैं। जब भी रॉबर्ट वाड्रा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पहुंचते हैं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ हमेशा दिखाई देती हैं। आपको हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोमवार को रोड शो चल रहा था और इस रोड शो को खत्म करने के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा शाम होते ही जयपुर पहुंच गई। और वो किस लिए? क्योंकि आज सुबह 10:30 बजे रॉबर्ट वाड्रा की पेशी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे थी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पेशी से पहले प्रियंका गांधी अपने पति के साथ मौजूद थी। यानी कि ये बात स्पष्ट है कि चाहे आप दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर की बात करें जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई दी थी, या फिर जयपुर, प्रियंका गांधी अपने पति के साथ हर मौके पर मौजूद हैं, पूरे समर्थन के साथ मौजूद हैं। यानी कि सिंपैथी कार्ड यहां पर भी घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आइए अब लौटते हैं हमारी उसी दलील पर और तकरीर पर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर क्या किसी राजनीति का खड़ा है? क्या यहां पर नारेबाजी होनी चाहिए? और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर नारेबाजी की है तो क्या यह अपने आप में सही है? और क्या कांग्रेस, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सभी संवैधानिक स्थितियों, सभी संविधान, उसके साथ साथ संस्थाओं को नष्टाबूद करने पर आमदा है, क्या आज वही काम कांग्रेस नहीं कर रही है? आखिरकार किसी से पूछताछ हो रही है, डर नहीं है, तो इस पूछताछ के लिए नारेबाजी करने का मतलब क्या है? जयपुर के ईडी ऑफिस में प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे, पोस्टर बैनरों से पटा ईडी ऑफिस का कोना कोना। कांग्रेस के सुप्रीम परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जयपुर में ईडी ऑफिस क्या पधारे। मानो कांग्रेसियों को सेवा भाव जाहिर करने का मौका मिल गया और जयपुर का ईडी ऑफिस सियासी शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बन गया। ऑफिस के मेन गेट पर राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के ऐसे पोस्टर टांग दिए गए। ये प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है, जो ये इमारत दिख रही है, प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर है जयपुर का, और ये रास्ता प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर की तरफ जाता है, मेन गेट की तरफ। और इसी रास्ते पर जैसे ही एंट्री करते हैं ये पोस्टर लगे हुए हैं, दोनों तरफ रोड के पोस्टर लगे हुए हैं जिस पर लिखा है कट्टर सोच नहीं युवा जोश। खास बात यह है कि इस पोस्टर के पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर भी लगाई गई है। बीकानेर जमीन केस में रॉबर्ट वाड्रा अपनी मां के साथ जयपुर तलब किए गए थे। होटल से निकलते वक्त उनका हाव भाव ऐसा दिखा। सूबे में कांग्रेस की सरकार, पार्टी के सुप्रीम परिवार का दौरा, तो कांग्रेस के चौक चौराहे कांग्रेस के रंग में रंग दिए गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ईडी दफ्तर में पोस्टरबाजी और नारेबाजी पर सवाल कौंधने लगे कि आखिर सवाल जवाब और जांच में सियासत की एंट्री क्यों? क्या ये किसी जांच एजेंसी के काम में दखल देने की कोशिश नहीं है? जयपुर से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में लाख टके की बात क्या है। लाख टके की बात यह निकल कर आती है कि आखिरकार जब रॉबर्ट वाड्रा को किसी बात का डर नहीं है तो फिर किसी भी पूछताछ या जांच से उन्हें किस बात की घबराहट होती दिखाई दे रही है। एजेंसी का अधिकार है कि रॉबर्ट वाड्रा से वो किसी भी मामले पर पूछताछ कर सकती है। ऐसे में टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो अपने आप में जरा बेमायने हैं। क्या चुनाव आने के साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां अपना कामकाज बंद कर दें? ऐसे में तो फिर राजनीतिक रसूख रखने वालों को कोई भी जानकारी नहीं दी जाए, उन्हें खुली छूट मिलनी चाहिए कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। देश को सच जानने का हक है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ साथ तमाम सरकारी जांच एजेंसियों को यह पूरी छूट है कि वो कभी भी किसी को बुलाकर कोई भी जांच कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार सच सच होता है और जिसे सच से डर नहीं उसे किसी पूछताछ से किस बात का डर। आइए बात करते हैं राफेल की। छह दिनों में 3 खुलासे। राफेल के खुलासे का सच क्या? राफेल पर खुलासे से जुड़ा ये नया दस्तावेज है। ये ईमेल है जिसे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराकर पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया? डिफेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, एचएल को नहीं मालूम, सिर्फ प्रधानमंत्री को मालूम। ईमेल पर गौर करें तो इसमें अनिल अंबानी के फ्रांसीसी मंत्रालय में आने का दावा किया गया है। चर्चा में एमओयू तैयार किए जाने की बात है। एयरबस के निकोलस नाम के अधिकारी ने ये ईमेल लिखा है। 28 मार्च 2015 को ईमेल लिखे जाने का खुलासा किया गया है।
राहुल का आरोप है कि पीएम के फ्रांस के दौरे के पहले तमाम बातचीत हुई है, लेकिन बीजेपी इन दावों को एक बार फिर झूठ बता रही है। जो खुद बेल पर हैं, हजारों करोड़ के लूट में माताजी के साथ, जिनका बहनोई आज भी हजारों करोड़ लूट में जांच के दायरे में है, आज उनकी माताजी को भी लाया गया मनी लॉन्ड्रिंग में, वो हमसे क्या बोलेंगे? पूरे मुद्दे पर रिलायंस डिफेंस की भी सफाई है। एक बयान में रिलायंस डिफेंस ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस ईमेल का जिक्र कर रही है वो दरअसल एयरबस और रिलायंस डिफेंस के बीच मेक इन इंडिया के तहत सिविल एंड डिफेंस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के तहत साझा किया गया। इसका भारत और फ्रांस की सरकार के बीच हुए 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील से कोई संबंध नहीं है। मैन का काम कर रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, सफाई दी जा रही है, पलटवार किया जा रहा है। इन सब के बीच ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सच बोल रहा है। आखिर राफेल के खुलासे का सच क्या है? डीप न्यूज नेशन। राफेल के खुलासे का सच क्या है, ये तो अभी शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये हम आपको जरूर कह सकते हैं कि बीते 4 दिनों में द हिंदू अखबार ने कई मामले सामने रखे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप कम से कम एक सरसरी निगाह उस पर जरूर डाल लें। हिंदू अखबार ने सबसे पहले 8 फरवरी को यह कहा कि डील में प्रधानमंत्री कार्यालय समानांतर तौर पर चर्चा कर रहा था और प्रधानमंत्री कार्यालय का सक्रिय दखल ही नहीं, दरअसल डील प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किया जा रहा था। 24 नवंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय का नोट सामने आया, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की दखलअंदाजी की वजह से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमेटी थी वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही थी। डिप्टी सेक्रेटरी एसके शर्मा ने इस बारे में अपनी आपत्ति सामने रखी। रक्षा सचिव ने इसी आपत्ति को आगे बढ़ाया और उसके बाद रक्षा मंत्री ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर यह ओवर रिएक्शन है और इस ओवर रिएक्शन को रक्षा सचिव को दूर कर देना चाहिए। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि रक्षा मंत्री ने इस मामले पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की, यानी कि रक्षा मंत्री ने अपने आप को यहां से अलग कर लिया। उसके बाद एनएसए की दखलंदाजी की बात सामने आई, जिसके आधार पर यह कहा गया कि अजीत डोभाल जी चाहते थे कि न तो बैंक गारंटी दी जाए, न ही सॉवरेन गारंटी दी जाए और इस पूरे मामले पर कि बिना किसी गारंटी के, बिना किसी भी तरह की किसी आश्वासन के पूरी डील को आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद अगले दिन एक और खुलासा सामने आया और उस खुलासे के साथ यह कहा गया कि दरअसल इस पूरी डील में जो तमाम बिचौलियों के ऊपर लगाए जाने वाले कानून हैं, जो एस्क्रू अकाउंट बनाए जाने की बात कही जाती है, वो सब कुछ किनारे कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर जोर दे रहा था और इस डील को प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर आगे लेकर चलता हुआ दिखाई दिया। इस पर भी रक्षा मंत्री की नोटिंग सामने आई और रक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी बातों को सामने रखा। कुल मिलाकर स्थिति यह बनती दिखाई दे रही है। ये बीते 4 दिनों में द हिंदू अखबार के खुलासे के आधार पर कम से कम इस बात को लेकर शक बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार राफेल मामले पर सक्रिय भूमिका निभाता दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस पूरे मामले पर सिर्फ इतना कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार यह कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द राफेल विमान हिंदुस्तान को मिले, उसमें कोई दिक्कत या कोई देरी ना हो और भारत सरकार ने किसी भी तरह से भारत के हितों की अनदेखी नहीं की है। मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन राजनीति इस पर बड़े पैमाने पर गर्म है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार प्रहार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बचाव की मुद्रा में है, लेकिन बचाव जरा लचर दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा। मेरा स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी भारत की सुरक्षा में कॉम्पिटिटिव प्लेन सप्लायर कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से वाद विवाद इस पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपकी, आप यानी कि जनता जनार्दन। जनता जनार्दन आखिर क्या समझती है। हम आपसे बता रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार, हमारा वो सर्वे है जो लगातार विभिन्न राज्यों में हम लगातार करते चले जा रहे हैं। 8 राज्यों में अब तक इस सर्वे को हम कर चुके हैं और हर बार हम ये सवाल पूछते हैं जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हम ये सवाल पूछते हैं कि न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में कि आखिरकार राफेल पर राहुल के जो आरोप हैं वो सही हैं या गलत हैं। जम्मू कश्मीर में 43% लोगों ने माना कि राहुल के आरोप सही हैं। हिमाचल प्रदेश में 43% लोगों ने माना कि राहुल के आरोप सही हैं। पंजाब में राहुल के आरोप सही हैं, 36% लोगों ने माना और उसके साथ साथ राहुल के आरोप, माफ कीजिएगा, 32% दिल्ली में लोग हैं जो मानते हैं कि राफेल पर राहुल गांधी के आरोप सही हैं। इसी तरीके से हम अगला आंकड़ा आपके सामने प्रदर्शित करें। हरियाणा में 46% लोगों ने कहा कि राहुल ने जो आरोप लगाए हैं राफेल को लेकर सही हैं। 42% राजस्थान, 37% उत्तराखंड, 43% पश्चिम बंगाल।
कुल मिलाकर जो स्थिति बनती दिख रही है वो ये बताती है कि लोग ये मान रहे हैं, जी हां, लोग ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसमें दम है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक परसेप्शन के तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है। तो लाख टके की बात क्या है? लाख टके की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, जो कि एक बहुत ही ऐसी सरकार चलाने का दावा कर रही है जिसने आज तक कोई भी भ्रष्टाचार पिछले 5 साल में नहीं किया, एक बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में राहुल गांधी का रफेल बार बार लोगों के दिमाग में बैठता चला जा रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि जो तमाम खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो दलील जरा हल्की पड़ती चली जा रही है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी को इस पर नई रणनीति इख्तियार करनी पड़ेगी, अन्यथा राहुल गांधी ये बाजी मारते दिखेंगे।